हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 59 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बनी है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि आपका जो इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए प्री स्टेट के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो है इन ए प्री स्टेट के लेखक हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और वी.एस. नायपाल को जो है इन ए प्री स्टेट के बुक लिखने से जो है उसको जो है इस बुक के लिए जो है मान बुकर अवार्ड दिया गया था। कब? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में जो है वी.एस. नायपाल ने इन ए प्री स्टेट को लिखा था, इस बुक को लिखा था, जिसके कारण कि इसको जो है मान बुकर अवार्ड मिला था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि क्वेश्चन हो सकता है घुमा के आ जाए कि इन ए प्री स्टेट के लिए जो है वी.एस. नायपाल को कब जो है मान बुकर अवार्ड मिला था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके। और वी.एस. नायपाल को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वह कब मिला था? तो 2001 ईस्वी में मिला था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए। ओके। यदि हम लोग यह बात करें सेल्सियस में बात करें कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है तो सेल्सियस में कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। तो मानव किस तरह के प्राणी होते हैं, तो स्तनधारी प्राणी होते हैं। और स्तनधारी से रिलेटेड हम लोग यह बात करें कि स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो किसका होता है? बकरी का होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। और कितना होता है बकरी का तापमान, तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। और हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो होता है, हमारा शरीर जो होता है, तो हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है तापमान को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ओके। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे, इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि अंगोला की राजधानी है। तो अंगोला की राजधानी क्या है, तो आपका अंगोला की राजधानी हो जाएगा लुआंडा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग अंगोला की करेंसी की बात करें तो अंगोला का जो करेंसी होता है वह क्या होता है? क्वाजा। क्या होता है? क्वाजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करेंसी या कैपिटल से रिलेटेड जो है एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसीलिए सारे कंट्री के जो कैपिटल होते हैं, उसके बाद करेंसी होते हैं, इनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी में है मोनरोविया। तो मोनरोविया जो है किसका कैपिटल है, तो लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है किनशासा। तो किनशासा जो है किसका कैपिटल है, तो कांगो का कैपिटल है आपका किनशासा। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है लुसाका। तो लुसाका जो है किसका कैपिटल है, जाम्बिया का। जाम्बिया का कैपिटल है आपका लुसाका। तो इनको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में जो जो कैपिटल दिए हुए किसका किसका कैपिटल है, कौन सा कंट्री का कैपिटल है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए। देखिए लाल रंग के लिए जो है वायु में प्रकाश का वेग जो होता है वह क्या होता है, सर्वाधिक होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग लाल रंग की चर्चा की है, तो आइए इसके बारे में और भी एग्जाम्स में जो पॉइंट आ सकते हैं इससे रिलेटेड, लाल रंग से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओके, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, क्या लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सर्वाधिक होता है। सभी रंगों की अपेक्षा जो है लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है, सर्वाधिक होता है। लेकिन यदि हम लोग यह बात करें कि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है, लाल रंग का विक्षेपण की बात हो गई या अपवर्तनांक की बात हो गई या प्रकीर्णन की बात हो गई, तो इन तीनों जो होते हैं वह कम होते हैं। क्या लाल रंग का विक्षेपण भी सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक भी कम होता है सबसे, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है वह भी सबसे कम होता है और सब रंगों की अपेक्षा। यहाँ तो हम लोग यह बात किए। और यहाँ पे तरंगदैर्घ्य से बात किए तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, उसके बाद बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो दूसरे शब्दों में यहाँ पे यदि क्लियर करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो लाल रंग से रिलेटेड यही हो गया कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिक होता है, उसके बाद विक्षेपण, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, ये तीनों जो है कम होता है लाल रंग का, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विक्षेपण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ये सभी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो आप इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। लाल रंग के साथ साथ आप लोग बैंगनी रंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करी हूँ, इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है, देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समान होता है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रकंद। देखिए यहाँ पे आपको लगता होगा कि प्रकंद नया वर्ड है, क्या होता है प्रकंद। देखिए प्रकंद को हम दूसरे शब्दों में तना के नाम से जानते हैं, तना का ही दूसरा रूप है प्रकंद। ओके, तो इसका अर्थ होता है क्या, तना होता है। हल्दी के पौधे का हम लोग जो है तना वाले भाग को खाते हैं। तो यहाँ पे लोग तना की चर्चा किए हैं, तो आइए हम लोग और सब भी फल सब्जी एक्सेट्रा जो भी होते हैं, तो कौन कौन से फल सब्जियों के तना वाले भाग को खाते हैं, पौधों के तना वाले भाग को खाते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल्दी के बारे में डिस्कस कर ही चुके। तो हल्दी के अलावा अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, इन सारे को जो हम लोग खाते हैं तो पौधों के तने वाले भाग को खाती हैं। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो होता है वह किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, शैवाल। क्लियर? आइए हम लोग क्विकली और सभी विषय के बारे में जानते हैं कि कौन सा का अध्ययन क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो माइकोलॉजी जो कहते हैं तो किसका अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं, कवकों के अध्ययन क्षेत्र को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। मिट्टियों के अध्ययन को लोग पेडालॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, सॉरी ऑर्निथोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी कहते हैं किसके, फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सैरोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं नाड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। अंकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। घासों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं।
मोलस्का विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना भी डिस्कस कर रही हूँ विषय एवं उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में, कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा, जरूर ही मिलेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि हास्य गैस है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप सभी जानते ही होंगे। तो हास्य गैस हम लोग किसको कहते हैं? इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O। और N2O को का जो इस्तेमाल होता है अधिकतर कहाँ पे होता है? तो भीड़ वाले स्थान में होता है। कहीं कहीं अचानक भीड़ लग जाता है, वहाँ पे यदि पुलिस को भीड़ हटानी होती है तो क्या किया जाता है? वहाँ पे जो है नाइट्रस ऑक्साइड छींट दिया जाता है और लोग जो है वहाँ से भीड़ वहाँ से हट जाती है, लोग यहाँ वहाँ से हट जाते हैं और भीड़ हट जाती है। ओके, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। पानी को साफ करने के लिए जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? तो चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? C2H6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लाया गया था 2009 में लाया गया था। तो यह अधिनियम जो 2009 में लाया गया था, तो इसको लागू कब किया गया था? तो क्वेश्चन का तात्पर्य कहने का यही हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अधिनियम एक्ट आया था कब? संसद में 2009 में, लेकिन लागू जो हुआ था अप्रैल 2010 ईस्वी में लागू हुआ था। और कितना अप्रैल को? 1 अप्रैल को। कौन सा अप्रैल को? 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग शिक्षा के बारे में चर्चा की है, तो आइए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसी रिलेटेड होता है सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान, जिसको कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। क्लियर? और DS कोठारी एक आयोग था जो कि किससे संबंधित था? शिक्षा से ही संबंधित था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि आयोग से संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। ओके, तो इसको जानना बस आवश्यक हो जाता है। और नई शिक्षा नीति जो लाई गई थी, कब लाई गई थी? 1986 ईस्वी में लाई गई थी। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफिल में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसका शॉर्ट नेम होता है Mg और इसका जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है। इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, क्लोरोफिल किसका चर्चा की हम लोग? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है लाल रंग के प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है। कौन से रंग में? लाल रंग के प्रकाश में जो क्लोरोफिल होता है वह क्या होता है? सक्रिय होता है। और क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों का हरा भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर का 13 में कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्ययगत का सिद्धांत की नीति प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग किसकी चर्चा किए? व्ययगत का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं व्ययगत का जो सिद्धांत होता है वो एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका व्ययगत का सिद्धांत का मतलब यही हुआ कि किसी भी राज्य में यदि कोई राजा होता था, कोई भी राज्य में यदि कोई राजा होता था, तो जब तक राजा जिंदा है वह राज करे, उसका फिर पुत्र हो तो पुत्र राज करे। यदि किसी कारणवश या
किसी कारणवश उस राज्य के जो भी राजा थे उसका कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई, तो वहाँ पर जो उसका जो राज्य होता था वो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। तो इसी को हम लोग जो है, इसी को जो लॉर्ड डलहौजी जो थे, कौन से नाम दिया था, व्यवगत का सिद्धांत नाम दिया था। तो यही है एक्चुअली में व्यवगत के सिद्धांत का अर्थ। ओके, और व्यवगत का जो सिद्धांत जो दिया गया था, कब दिया गया था, 1848 ईस्वी में दिया गया था। कब लाया गया था या दिया गया था, या दूसरे शब्दों में कहे तो लॉर्ड डलहौजी जो थे व्यवगत का जो सिद्धांत लाया था या नीति लाया था, कब लाया था, 1848 ईस्वी में लाया था। क्लियर। यहाँ से और भी एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह बनता है कि व्यवगत का जो सिद्धांत डलहौजी द्वारा जो लाया गया था, तो इस सिद्धांत के आधार पर कौन से राज्य को सबसे पहले हड़पा गया था। तो सतारा राज्य को जो है इस सिद्धांत के आधार पर जो है अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद जो 1856 ईस्वी में जो है अवध को भी मिला लिया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वह कहाँ पे है, तो वह मुंबई में है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, मुंबई। ओके, और यहाँ पे हम लोग भारतीय प्रतिभूति विनिमय बाजार, जिसको हम लोग शॉर्ट नाम से किस नाम जानते हैं, सेबी, सेबी के नाम से जानते हैं। तो सेबी की चर्चा हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि सेबी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1988 ईस्वी में हुई थी। ओके, और सेबी जो है यह शेयर बाजार का सर्वोच्च क्या है, संस्थान है। क्या है, सर्वोच्च संस्थान है। ओके, और एक होता है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और एक होता है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। तो इन दोनों को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, क्योंकि ये भी शेयर बाजार से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, पावापुरी में। तो इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। देखिए, पावापुरी में ही जो है महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि हम लोग यह बात करें कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा 16 में कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है, तो कौन से राज्य में है, सिक्किम में है। तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। क्लियर। और सिक्किम में जो कंचनजंगा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत के जो शिखर है वह जेमू ग्लेशियर से ही संबंधित है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो कानून द्वारा प्रतिस्थापित या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमारे संविधान में भी वर्णित है, तो कौन से संविधान से लिया गया है, तो यह जो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जापान के संविधान से। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है, देखते हैं क्या है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, देहरादून में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, देहरादून। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1982 ईस्वी में हुई थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो कार्य होता है वह क्या होता है, वन प्रबंधन एवं जीव के संरक्षण करना उसका कार्य होता है। और देहरादून की चर्चा की है, तो देहरादून में जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान के अलावा और सभी वहाँ पे संस्थान क्या क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यह भी देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह भी देहरादून में ही है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है भोपाल। भोपाल में क्या है, तो भारत कला भवन जो है कहाँ पे है, भोपाल में ही है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में क्या है, केंद्र ट्रैक्टर संस्थान जो है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है
कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप सभी जानते ही होंगे। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो हमारे ब्रह्मांड में जो है सब सर्वाधिक जो तत्व है वह कौन सा है? हाइड्रोजन ही है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, यदि हम लोग वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस वह कौन सा है? तो आपका नाइट्रोजन है। लेकिन तत्व की बात करें कि ब्रह्मांड में कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि देखिए ये रीजनिंग से संबंधित है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरमूडा द्वीप हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरमूडा द्वीप। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बरमूडा द्वीप की चर्चा की है, तो यह भी जानते हैं कि बरमूडा द्वीप जो है वह कहाँ पे है? तो यह जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में सिचुएटेड है। कहाँ पे है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में सिचुएटेड है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा द्वीप के अलावा सेंट हेलेना द्वीप भी सिचुएटेड है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जानना आवश्यक हो जाता है, डियागो गार्सिया द्वीप। ना जाने कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए जानना अति आवश्यक हो जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2011 को। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लाइकेन को। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए लाइकेन किससे बनता है? कवक एवं शैवालों से मिलकर ही क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और लाइकेन जो होता है यह सहजीवी का एक उदाहरण है। क्लियर? अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कि मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं, तो मोटर कार के जो हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण की हम लोग चर्चा की है, तो आइए हम लोग यह भी जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट के अलावा और किसमें किसमें इसका यूज किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है। आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वह यूज करते हैं अवतल दर्पण को। और सोलर कुकर आदि में जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। यदि हम लोग उत्तल दर्पण की चर्चा करें कि उत्तल दर्पण का जो यूज किया जाता है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है गाड़ी के चालक के पीछे का दृश्य देखने के लिए सोडियम परावर्तक के लैंप में किया जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, झिझिया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी समाजवादी पार्टी जो है यह एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। जबकि आपका जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सभी जो है क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी में जो समाजवादी पार्टी दिया हुआ है यह आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 के प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। तो प्लाज्मा का जो मुख्य अवयव होता है वह क्या होता है? वह होता है जल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जल। क्लियर। और प्लाज्मा में लगभग जो है 90% जो है, कितना परसेंट, 90% जो है क्या होता है, जल ही होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है वह क्या होता है, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कि बिहार में जो होम रूल लिंग की जो स्थापना हुई थी तो उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो मजरूल हक थी, मौलाना मजरूल हक थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन में आपका मौलाना मजरूल हक दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक। और यहाँ पे हम लोग मौलाना मजरूल हक की चर्चा की हैं, तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नजर कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ चुका है। द मदरलैंड जो लिखे हैं, किसने लिखे हैं, मौलाना मजरूल हक ने ही लिखे हैं। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग होम रूल, बिहार होम रूल लीग के बारे में चर्चा की है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बिहार होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1916 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, पटना में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, यदि हम लोग भारत की चर्चा करें कि भारत में जो है होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर ने किए थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 206। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 30 है और यह क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का। क्लियर। तो क्वेश्चन है आपका कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महात्मा गांधी। क्लियर। और महात्मा गांधी कौन कौन से इसके अलावा बुक लिखे हैं, तो यंग इंडिया, नवजीवन, ये सभी बुक जो है महात्मा गांधी ने ही लिखे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बुक्स की चर्चा की है, तो आइए क्विकली और सभी बुक्स के बारे में जानते हैं कि कौन से बुक्स के ऑथर कौन कौन हैं। तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक हैं किसने लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। न्यू इंडिया किसने लिखे हैं, एनी बेसेंट ने। भारती किसने लिखे हैं, द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, तो इस तरह से लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 30 क्वेश्चन देखे और इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस भी किए और क्लियर भी किए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें ताकि आपके उन सारे फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो का आप लोग यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जाकर के जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।